प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विनाश निगम स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का CW डेलेट एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आए हैं। आप सभी लोग इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करिएगा। आपको कितने सवाल समझ में आए इस बात को जरूर बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से। आप सभी लोग ये बात हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं। तो बेटे आज हम विषय लेकर के आए हैं शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये जो पेपर लेकर के आए हूँ बेटे, यह पेपर है हमारा 2022 का। कब का है बेटे? 2022 के हम सवालों को लेकर के आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आप सभी लोग अच्छे से कमेंट करिएगा। जो जो सवाल आपको नहीं समझ में आए उस सवाल के बारे में आप सभी लोग भी कमेंट करिएगा। उस सवाल के बारे में भी कमेंट करना, ताकि हमें इस बात का एहसास हो सके कि हमारे बच्चों को कहाँ कहाँ पर कमियां हैं। आज हम बात करेंगे 2024 के। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बैक नहीं लगेगा। ये है अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इस विषय में तो बैक नहीं लगेगा, है ना। कि इस विषय के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है आपको टॉप कराना। और हमारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पहला ही प्रश्न पत्र है। उस पहले प्रश्न पत्र का नाम है बेटे शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। पहला ही पेपर है बेटे, ठीक है ना। यह हमारा पहला ही पेपर है। तो चलिएगा हम चीजों को आगे लेकर के चलते हैं। आज के सेशन का हमारा एक बेहतरीन सा प्यारा सा सवाल है बेटे। बेहतरीन सा प्यारा सा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, जरा जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा क्या आपको कितनी बातें समझ में आ रही है। तो बेटे आज का जो आपको पता होगा कि हम लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होते हैं, उसमें अलग अलग विषयों से अलग अलग संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की, तो इसमें बेटे हमारा 40 प्रश्न आता है। 15 हमारा बहुविकल्पी आते हैं, 15 हमारे लघु उत्तरीय आते हैं और 10 हमारा कैसा है, लघु उत्तरीय सवाल आते हैं बेटे। तो पहला सवाल जो है वह पूछ रहा है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। मूल्यांकन का जो प्रोसेस होता है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है बेटे, उसका केंद्र बिंदु क्या होगा, जरा हमें बताने का प्रयास करना। क्या इसके अंतर्गत शिक्षक को हम सम्मिलित करते हैं, विद्यालयों को सम्मिलित करते हैं, विद्यार्थी को सम्मिलित करते हैं, या इसमें हम प्रिंसिपल या मैं कहूँ कि प्रधानाचार्य को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन का मतलब ये होता है बेटे कि सीखने की प्रक्रिया को और अधिकतम या और बेहतर बनाना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया का मतलब होता है कि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। जो सीखने की प्रक्रिया होती है बच्चों, उसको और अच्छा बनाना, उसको और बेहतर बनाना, इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, इसका जो सेंटर है वह क्या होगा। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं बेटे, तो इसका सेंटर जो होता है वह होगा हमारा विद्यार्थी, है ना। विद्यार्थी को ही हम लोग केंद्र में रखते हैं, विद्यार्थियों को ही हम लोग कहाँ करेंगे बेटे, केंद्र में रख करके और बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को करने का प्रयास करते हैं। यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होगा बेटे, वह हमारा स्टूडेंट होता है, वह हमारा विद्यार्थी होता है। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपने समझ लिया होगा। अगला सवाल है बेटे, ध्यान से समझना मेरी बातों को। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, 2023 में पूछा गया, 24 में पूछा गया था। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो बेटे, रचनात्मक मूल्यांकन हम उसे कहते हैं जिसमें हम अच्छी से अच्छा सुधार कर पाए। यानी कि मैं कहूँ कि अच्छा सा अच्छा हम कुछ कर पाए, वही कुछ नया कर पाए, कुछ नवीनीकरण कर पाए, यही हमारी नवाचार होती है। यही हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है कि हम कुछ अच्छा बेहतरीन कर पाए। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेटे। अगर मैं इनकी बात करूं, अगली कक्षा के छात्रों को डालना होता है रचनात्मक मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत। छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना होता है क्या, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना होता है, या मैं कहूँ सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना होता है बेटे। अगर मैं इस सवाल के उत्तर की बात करूं बेटे, इसमें छात्रों को सीखने की क्षमता को बढ़ाना होगा। यानी कि छात्रों के अंदर जो सीखने की क्षमता है, जो सीखने की पावर है, उस पावर को बढ़ाना है। यानी कि जितनी क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाना। कैसी क्षमता बढ़ानी है भाई, सीखने की क्षमता, जो हमारे अंदर ललक होती है सीखने की। अगर हम और इंटरेस्टेड किसी भी विषय को और इंटरेस्टेड बना दिया जाए, तो वह चीजें और भी बेहतरीन तरीके से और भी अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन सही होगा बेटे, वह हमारा हो जाएगा विकल्प बी। यानी कि विकल्प बी हमारा क्या होगा भैया, विकल्प बी हमारा सही जवाब बनेगा। और उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कि आपको यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा बेटे, हमारा विकल्प बी बनेगा, है ना, विकल्प बी बनेगा। इसमें अगर मैं बात करूं बेटे, इसका क्या होगा, इसका हमारा विद्यार्थी हो जाएगा, राइट। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, बातों को ध्यान से समझिएगा और उत्तर करिएगा।
मूल्यांकन मापन से अलग है। जो मूल्यांकन है वह मेजरमेंट से यानी कि मापन से अलग होता है। कैसे अलग होगा? मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया के कारण से अलग है, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया होती है, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया होती है, या मैं कहूँ सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना, यह इनसे अलग करती है। यानी कि मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो मूल्यांकन मापन से अलग किस तरीके से होता है? जब मूल्यांकन मापन से अलग की बात करेंगे, मूल्यांकन मापन से यह एक प्रकार की हमारी व्यापक प्रोसेस है, यह एक प्रकार की हमारी व्यापक प्रक्रिया होती है। इस सवाल को जो राइट आंसर बनेगा भाई, मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया होगी भाई? नहीं, मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया यह नहीं होती है। आगे है निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल मूल्यांकन मापन से अलग है। तो इसकी क्या चीजें हैं, इसकी क्या विशेषता है? इसमें बेटे गुणात्मक न्याय की बात करते हैं, नहीं करेंगे। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है इसकी बहुत बृहद होती है, इसकी बहुत ही व्यापक होती है। इस तरीके से इस सवाल का जो राइट ऑप्शन होगा बेटे, निर्णय लेने की प्रोसेस, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वह अधिक होती है मेरे बच्चों, ठीक है ना? निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक होती है। और इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा बेटे, इस सवाल का राइट आंसर हमारा विकल्प भी बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर चलता हूं। मैंने आपसे कई बार बताया कि बेटे यह हमारा कोई विषय नहीं है, विषय नहीं है इसका मतलब ये होता है बेटे कि एक तरीके से अगर आप कहें कि यह कोई विषय ही नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, यह हमारी मेमोरी पर डिपेंड करने वाला विषय होता है, ठीक है बेटे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं बात करूं बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। मापन का जो जनरल सा सिद्धांत है, जो थ्योरी है, या किससे संबंध रखती है? आपको पता है क्या? गणित से है, विज्ञान से है, भूगोल से है, अर्थशास्त्र से है। मापन का जो मूल्यांकन है बेटे, मूल्यांकन का जो अर्थ होता है यह हमारा गणित से होता है। अगर आपको गणित में विकल्प नहीं दिखाई देता है तो आपको एक सवाल का आंसर कर देना चाहिए कि भाई इसमें हम विज्ञान को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं, राइट? इसमें हम विज्ञानों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। अब एक चीज देखना, इसमें मात्रात्मक भी होते हैं और यहाँ गुणात्मक भी होते हैं ना। इसमें जो सुधार होता है, इसमें जो सिद्धांत है, यह मात्रात्मक सिद्धांत भी है ना? मात्रात्मक सिद्धांत भी है। और यह कैसा है बेटे? गुणात्मक सिद्धांत भी है। यह मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, ठीक है बेटे? यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। इस तरीके से आप पाएंगे इसमें से हमारा गणित है। अगर आपको गणित विकल्प में नहीं दिख रहा तो आप विज्ञान को भी आंसर लगा सकते हैं। अगर गणित नहीं है तो आप विज्ञान को भी उत्तर आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं बेटे इस सवाल का भी आंसर आपको समझ में आ गया। निम्नांकित में से कौन सा एक प्रभावशाली मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? इनमें से मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता के अंतर्गत नहीं आती है मेरे बच्चों। कौन सा इस सवाल का उत्तर होगा? कौन सा इस सवाल का उत्तर होगा? क्या मैं कहूं कि विश्वसनीयता होती है, क्या मैं कहूं कि लचीलापन होगा, वैधता होगी, या मैं कहूं कि जटिलता होती है? विश्वसनीयता की अगर बात करें, जैसे वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता हो गया, लचीलापन हो गया, वैधता हो गया, जटिलता हो गया, इसमें से कौन सा हमारा नहीं है? इसमें से बेटे हमारा जटिलताएं नहीं होती है, राइट? इसमें से कौन नहीं होगा भैया? जटिलता नहीं होती है, विश्वसनीयता होती है, लचीलापन होना चाहिए हमारे प्रभावी मूल्यांकन में, वैधता भी, वैलिडिटी भी होनी चाहिए हमारे मूल्यांकन में, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, ठीक है बेटे? वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, ठीक है? वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। और इसके साथ में इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, उपयोगिता भी होनी चाहिए, है ना? उपयोगिताएं भी होनी चाहिए। इस सवाल का जो उत्तर होगा मेरे भैया बहनी, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? विकल्प डी, राइट? विकल्प डी हमारे क्या होंगे बेटे? उत्तर बनेंगे। और उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी समझ लिया होगा। अगला सवाल है हमारा बेटे, विकल्प डी के बाद अगला सवाल है, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है। विज्ञान का जो शुरुआत है, विज्ञान की जो शुरुआत है यह अवलोकन से होती है, अवलोकन से होता है, तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अगर विज्ञान की शुरुआत हुई और इसकी अगर अंतिम पुष्टि भी करनी है तो हमें विज्ञान पर ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है? अवलोकन की यह जो डिफिनीशन है यह किसकी है बेटे? क्या यह परिभाषा प्रोफेसर एस के दुबे जी की है? क्या यह गुड तथा हैट जी की है? गुड तथा हैट जी की है? क्या यह क्रो एंड क्रो की है? मैकोबी एवं मैकोबी जी की है? ये जो परिभाषा है बेटे जल्दी से बताना, यह परिभाषा किसकी है? गुड तथा हैट की है, या हम कहें गुड तथा पी के हॉल के भी नाम से इन्हें हम जानते हैं, पी के हॉल के भी नाम से जानेंगे, ठीक है? इन्हें हम गुड तथा पी के हॉल।
गुड़ तथा पी के फल। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटे, हमारा विकल्प बी बनेगा। और उम्मीद और भरोसे के साथ मैं कह दूं कि भाई यह सवाल आपका क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी बनेगा। अगला सवाल मैं आपको दिखाऊं बेटे, सार्थक ज्ञान के लिए, सार्थक ज्ञान का मतलब कोई ऐसा ज्ञान जो हम उसका जीवन में बेहतरीन उपयोग कर पाते हैं, उसे हम सार्थक ज्ञान कहते हैं। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। कोई सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कौन मार्ग प्रशस्त करता है बेटे? क्या मैं कहूं कि सामान्य मूल्यांकन यह करता है, मापन करता है, सतत मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, या मैं कहूं कि मापन मूल्यांकन के द्वारा किया जाएगा? जल्दी से सवाल का उत्तर करना। अगर मैं बात करूं बेटे कि एक या दो बार परीक्षा करा करके, परीक्षा लेकर के अंतिम परिणाम पर हम आ जाते हैं, यह प्रोसेस होती है क्या बेटे? यह प्रोसेस होगी जिसे हम लोग कहते हैं सतत मूल्यांकन। क्या कहेंगे बेटे? इसे कहा जाता है सतत मूल्यांकन के नाम से मेरे बच्चों, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे बेटे? सतत मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। और चीजों को समझना, क्या सतत सामान्य मूल्यांकन है, समापन है, सतत मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन है बेटे? सवाल का उत्तर जल्दी से फटाफट तरीके से आप सब विद्यार्थी, आप सब मेरे साथी जल्दी से कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं बेटे सीसीई की, तो सीसीई जो होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अभी मैं आगे बात करूंगा। यह एक सार्थक ज्ञान के लिए हम निदान और उपचार का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है भाई? इसके लिए करना होगा बेटे क्या? सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। इसको बेटे सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बेटे आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। और इस सवाल का जो विकल्प सही होगा हमारा कौन सा होगा भाई? हमारा सी बनेगा। अगला सवाल मैं आपको दिखाऊं भाई, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई पर कोई शिक्षार्थी है, इसके सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत की बात कर दे तो मैंने कहा कि एक बार में या दो बार में परीक्षा करा करके, एक बार में या दो बार में परीक्षा करा करके हम इसके निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यही हमारी क्या कहलाती है? यही हमारी सतत मूल्यांकन कहलाती है। सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया है। सीसीई का पूरा नाम है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, है ना। सीसीई का पूरा नाम है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है बेटे, ये है इसका पूरा नाम। ठीक है बेटे, इसका पूरा नाम ये होगा। अब चलिए एक बात और मैं आपको समझाता हूं। इसमें इसका विकल्प क्या होगा? इसका विकल्प का राइट आंसर क्या बनेगा? इसमें पूछा है क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, या मुदालियर आयोग की सिफारिश में है, इनमें से किसी में भी नहीं। बेटे जल्दी से सवाल का उत्तर करना। देखो मेरे बच्चों में से कितने के आंसर आएंगे। इस सवाल का जो आंसर होगा बेटे, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई है। कब आई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आती है। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे आपको इस सवाल का आंसर भी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। विकल्प ए इसके राइट और बेहतरीन जवाब बनेंगे। ठीक है, अगला सवाल मैं आपको दिखाऊं बेटे, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। बौद्धिक योग्यता में बोध के अंग नहीं होते हैं। क्या यह अनुवाद होगा, यह बोध का अंग? क्या यह विवेचना होती है, वाग विस्तार होगा, या मैं कहूं कि अनुप्रयोग होंगे? कौन सा हमारा सही विकल्प है बेटे? बौद्धिक योग्यता में बोध के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे मैं कहूं कि तर्क की बात, तर्क करना यानी कि रीजनिंग करना, कोई समाधान है, विश्लेषण है, रचनात्मकता है, या सब के सब हमारे बेटे किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? बोध के अंगों के अंतर्गत इन्हें हम शामिल करते हैं। लेकिन इसमें से हम बेटे किनको? वाग विस्तार को, राइट, इसको बेटे वाग विस्तार को हम इसमें सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि यह बोध का अंग नहीं है ना। बोध के अंग के अंतर्गत इन्हें हम सम्मिलित नहीं करते हैं। और इस सवाल का जो राइट विकल्प होगा बेटे, हमारा विकल्प सी बनेगा। अगले सवाल की ओर आ जाओ। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद
इसमें भी वही आंसर हो जाएगा। ये हमें लगता है फिर से दोबारा से रिपीट हो गया बेटे, इसमें वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर वही होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं? बच्चों के अंदर जो सीखने की तकनीकी है, बच्चों के अंदर जो सीखने की प्रगति है, या किस पर आधारित होती है? जैसे अगर मैं कहूं, क्या यह बच्चों मौखिक तकनीकी पर आधारित होगी, बच्चों के अंदर सीखने की प्रगति, परियोजना तकनीकी पर होगी, अवलोकन तकनीकी पर होगी, अधिन्यास तकनीकी पर होगी? देखो, जब हम कहें बच्चों के सीखने की बात, तो ये क्या करती है, अवलोकन से बेहतरीन तरीके से समझ पाती है। अवलोकन का सेंस ये होगा बेटे कि अवलोकन का मतलब ये होगा कि जब किसी चीज को हम देखते हैं तो और बेहतरीन तरीके से हमें शिक्षण कार्य करने में मदद मिलती है, शिक्षण कार्यों को करने में आसानी मिलती है। अब जरा एक बात को यहाँ पर समझिए, अवलोकन में क्या क्या चीजें आएंगी? तो घटना हो जाए, व्यवहार प्रक्रिया हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति को कोई घटना दिखा दी जाए, घटना से। दूसरा है मैं कहूँ कि भाई व्यवहार की प्रक्रिया के माध्यम से, व्यवहारिक प्रक्रिया। ठीक है, कोई घटना हो, उस घटना का अवलोकन कराइए, कोई व्यवहारिक प्रक्रिया कराइए। इस माध्यम से हम अवलोकित कर सकते हैं, इस माध्यम से हम जान पाएंगे मेरे बच्चों की बच्चों के सीखने की जो प्रगति है उसका वर्णन हम कहाँ करते हैं? अवलोकन प्रक्रिया के माध्यमों से हम करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, अवलोकन प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। अब आगे चलेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बेटे, क्रियात्मक शोध का, क्रियात्मक शोध, एक्टिव रिसर्च अंतिम चरण होता है। निष्कर्ष इसका अंतिम चरण है, प्रदत्त विश्लेषण अंतिम चरण है, परिकल्पना का निर्माण अंतिम चरण है, सांख्यिकीय विश्लेषण इसका अंतिम चरण है। बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा अगर यह क्लास आपको अच्छी लग रही हो। बेटे क्रियात्मक शोध के जो अंतिम चरण होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेरे बच्चों निष्कर्ष के नाम से। किस नाम से जानोगे मेरे भाई? निष्कर्ष के नाम से जानते हो। और इसका जो आंसर होगा हमारा 11 नंबर के क्वेश्चन का विकल्प ए बनेगा, निष्कर्ष इसका सही समाधान होगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें यहाँ एक प्रकार के हमारे अंतिम परिणाम होते हैं। क्या होंगे भैया? यह हमारे अंतिम परिणाम होते हैं। ठीक है ना, अंतिम परिणाम होता है। ठीक है मेरे बच्चे, अंतिम परिणाम होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के जो प्रमुख उद्देश्य हैं इसमें किसको हम सम्मिलित करते हैं? क्या हम इसमें क्रिया विधियों को सम्मिलित करेंगे, नैदानिक को सम्मिलित करेंगे, विवरणात्मक को सम्मिलित करेंगे, रूपांतरकारी को सम्मिलित किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य है, मेन मोटो है, वह मेन मोटो क्या होगा बेटे? नैदानिकता होती है। क्या होगी बेटे? नैदानिकता होती है। नैदानिकता का मतलब क्या होता है? सवाल तो ये भी बनता है भाई कि नैदानिकता का क्या अर्थ होगा, नैदानिकता का क्या मतलब होगा? गुरुजी इसके बारे में भी तो बता दीजिए। नैदानिकता का मतलब होता है कि समस्या का निदान करना। क्या होगा बेटे? समस्या का निदान। ठीक है, समस्या का निदान करना। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बातें मेरे बच्चे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इस सवाल का जो राइट ऑप्शन बनेगा बेटे वह हमारा विकल्प बी बनेगा। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के टाइप कितने होते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कितने होते हैं? ये सारी बातें हम अगले जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर करेंगे। सामुदायिक सहभागिता में बेटे बहुत अच्छे से चीजों को समझना। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? क्या नवाचार हमारा एनसीसी है, एनसीसी को सम्मिलित करते हैं, स्काउटिंग को हम सम्मिलित करते हैं बेटे, रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट, रेड क्रॉस संस्था को सम्मिलित किया जाता है, या मैं कहूं के ऊपर सम्मिलित करते हैं, सभी को सम्मिलित किया जाएगा बेटे। सामुदायिक सहभागिता में, राइट, इसमें सामुदायिक सहभागिता में इन सब सारी चीजों को बेटे हम सम्मिलित करते हैं और बेहतरीन तरीके से इनको हम सम्मिलित करते हैं। तो इसका मतलब है कि इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे बेटे? सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत शामिल करते हैं। एनसीसी होती है, स्काउटिंग होती है, रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट होते हैं, इनको हम सामूहिक सहभागिता में इंस्टीट्यूट में सम्मिलित करते हैं। आगे है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है?
जो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, ये बात है 1940 की। कार्ट लेविन एक वैज्ञानिक, एक मनोवैज्ञानिक हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक की जब आप बात करते हैं बेटे, तो कार्ट लेविन है ना, प्रवर्तक हैं कार्ट लेविन। कार्ट लेविन, बात है 1940 की। इन्होंने क्या किया बेटे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। लेकिन स्टीफन एम कोरे ए महोदय ने, स्टीफन एम कोरे महोदय ने क्या किया था, इसके प्रतिपादक के जनक माने जाते हैं। जबकि इन्होंने क्या किया था मेरे बच्चे, कि इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया मेरे भैया बहनी, इसको बढ़ावा देने का काम किया था मेरे बेटे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। और ये इनका, इनको भी, इनका साहब का भी नाम याद रखना। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने किया यह है कि इसका प्रतिपादन यही इन्होंने ही किया था। ठीक है, और इस सवाल का जो विकल्प का आंसर बनेगा, विकल्प बनेगा, वे हमारे विकल्प ही बनेंगे। और उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कि आपको इस सवाल का आंसर भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, उम्मीद करें कि आपको इस सवाल का आंसर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया।
बता था, ये बैठ रहा था एकदम, हमें नहीं पता था। आगे आ जाओ। ग्रहण करना या ध्यान देना, ग्रहण करना या ध्यान देना। आगे देखो, बात को समझो। वह अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, अध्यापकों व श्रेष्ठ जनों द्वारा बताई गई या दी गई शिक्षाओं, निर्देशों का को कितनी गंभीरता से ग्रहण करता है। यह ग्रहण करना या ध्यान देना, यानी कि उसके जो भी गार्जियंस हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो भी भाई हैं, उनके द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं, उन बातों को कितना वह गहनता से देख रहा है, कितनी गहनता से वह उसको अडॉप्ट कर रहा है, सीख रहा है। यह क्या है बेटे, ग्रहण करना हो जाए। दूसरा है अनुक्रिया करना। इसमें बालकों को किसी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील अनुक्रिया हेतु प्रेरित करते हैं, यानी कि कोई भी अगर बात है उसके प्रति वह कितनी अनुक्रिया कर रहा है, कितना संवेदनशील है, यह क्या है बेटे, अनुक्रिया देना, यानी कि उसको एक्टिव करना, रिएक्ट करना। मूल्यांकन को आंकना, मूल्य को आंकना, विभिन्न वस्तुओं, कार्यों या व्यवहारों के उपयोग के मूल्य को स्वीकार करने तथा उसके प्रति एक निश्चित धारणा धारणा बनाने से संबंधित, एक निश्चित धारणा बनाने से इनका संबंध होता है। यह है मूल्य का आंकना। संगठन मूल्यों का आत्मीकरण करने के उपरांत छात्रों के सम्मुख ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें एक से अधिक मूल्य होते हैं। विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, सभी के अलग अलग विचार होते हैं। एक ही विद्यार्थी के कई ढेर सारे मूल्य हो सकते हैं, कई ढेर सारे मत हो सकते हैं। इन्हीं मतों को हम कह देते हैं संगठन, है ना। आगे है मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण करना। यह भावनात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर होता है। मूल्यों को चरित्र का अंग बनाना अर्थात स्वभाव का निर्माण करना। मूल्यों में हम अपने चरित्र, नए नए चरित्रों का निर्माण करते हैं और नई नई चीजों का, और अपने हम स्वभाव में क्या करते हैं बच्चों, परिवर्तन ला देते हैं। यह क्या होगी, मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब कि हम कुछ स्पेशल करने का काम करते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं आपको यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। ये सब की सब हेडिंग है, छोटी छोटी हेडिंग बना करके अच्छे से लिखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा भी आएगा, राइट। तो चलिएगा हम अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल है बेटे हमारा कौन सा, 32 नंबर का, मूल्यांकन की आवश्यकता को स्पष्ट करिए। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस बारे में बताओ, इसको स्पष्ट करो। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बहुत बेहतरीन चीजें हैं। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी नहीं होती। मूल्यांकन के अभाव में जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है या प्रभावी इम्पैक्ट नहीं होती है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। छात्रों के प्रगति की जांच ही मूल्यांकन है। छात्रों की प्रगति हो रही है, छात्रों का समय समय पर विकास हो रहा है, उनमें समय समय पर सुधार हो रहा है। यही सुधार हमारी क्या कहलाती है मेरे बच्चे, इसी सुधार को हम लोग कहते हैं, किस नाम से, इसी सुधार को कहते हैं बेटे कि इनका मूल्यांकन करना जरूरी है। आवश्यकता मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की प्रगति की जांच की जाती है। आवश्यकता मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की प्रगति की जांच की जाती है। कोई विद्यार्थी किसी विषय वस्तु को कितना सीख लिया है, इसका निर्धारण हमें अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे हमें इस बात का जरूर एहसास होना चाहिए कि हम जितना अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या मेरा विद्यार्थी, क्या मेरा भाई, क्या मेरी बहन उतना सब कुछ सीख पा रहा है। अगर उतनी सारी चीजें सीख पा रहा है तो इसका मतलब वह बेहतरीन है। इसके निर्धारण से छात्रों में प्रगति होती है तथा उसका सर्वांगीण विकास होगा, चहुओर विकास होगा, हर तरीके से विकास होगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से इनका विकास होता है। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी नहीं मानी जाती है ना। शिक्षण अधिगम की जो प्रोसेस है क्या प्रभावी नहीं मानी जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य को स्पष्ट करिए। शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पहला उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना होता है। आगे है हमारे शैक्षिक नवाचार का प्रमुख उद्देश्य। तीसरे हैं हमारे, सभी पर हम बात करेंगे बेटे। आ जाओ। पहला है
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाना है, शिक्षण की जो अधिगम की प्रोसेस है उसको सरल एवं इम्पैक्ट बनाना है, कि प्रभावी बनाना है। शैक्षिक नवाचारों का द्वितीय प्रमुख उद्देश्य है इसमें छात्रों को प्राप्त ज्ञान अस्थायी, यानी कि जो इसमें हम ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को वह परमानेंट हो, वह अस्थायी हो। ठीक है। शैक्षिक नवाचार का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाना, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर के ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह अस्थायी ही होगा, यानी कि जब वह एक्टिव दिमाग से पढ़ेगा तो वह जो सीखेगा वह परमानेंट होगा, वह अस्थायी होगा। शैक्षिक नवाचार का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीन अनुसंधानों यानी कि नवीन खोजों के निष्कर्षों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना है, जिससे शिक्षक एवं छात्र लाभान्वित हो सकते हैं। इनके कारण से कोई भी टीचर, इनके कारण से कोई भी स्टूडेंट लाभान्वित हो पाए मेरे बच्चों। ठीक है ना। आगे है हमारे चौथा और पांचवा। चौथा और पांचवा की मैं बात करूं बेटे, क्या है चौथे और पांचवे क्या है? चौथा और पांचवा क्या होगा भाई? चौथा क्या है? शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करना ही प्रमुख उद्देश्य है। आगे है शिक्षा में नवाचारों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है, विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा क्या है, न्याय दर्श रूप में जानी जाए, न्याय दर्श के रूप में, यानी कि कंपेयर की जाए कि भाई इनकी शिक्षा सबसे बेहतरीन है। ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ का वर्णन करें। पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती है मेरे बच्चों, बात को समझो। अगर मैं कहूं कि पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो छात्र के सर्वांगीण अस्तित्व विकास करने तथा शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं, जो कि निम्नलिखित। पहले मैंने कहा कि जो सहभागी क्रियाएं हैं वह इनका क्या मतलब है, क्रियाकलापों से है जो छात्र के सर्वांगीण अस्तित्व पर, यानी कि मैं कहूँ कि प्राचीन चीजों से, पूर्ववत चीजों से नई और बेहतरीन बनाती हैं, नई और बेहतरीन चीजें निर्मित करती हैं, यह हमारी कहलाती है बेटे सहगामी क्रियाएं। अब ये जो सहगामी क्रियाएं हैं बेटे, यह सहगामी क्रियाएं कई होती हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो मैंने कहा कि इसमें कई सहगामी क्रियाओं को हम सम्मिलित कर लेते हैं बेटे। ठीक है। कैसे कई हैं भाई, चलिए हम इनको भी देख लेते हैं कैसे कई हैं इसमें। अब चलो मैं बताता हूं आपको कई तो कैसे हैं। पहली है हमारी मूल प्रवृत्तियों को शोधन तथा मापत्तीकरण करती है। मूल प्रवृत्तियों को, मूल जितनी प्रवृत्तियां हैं मर्मात्तीकरण करती है, मर्मात्तीकरण करती है मूल प्रवृत्ति जितनी मूल भावनाएं हैं। अगले है नागरिकता की शिक्षा प्रदान करती है, सभी नागरिक को शिक्षा प्रदान करेगी। तीसरी है व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, जो व्यवहार में हम लोग ज्ञान यूज करते हैं उसको प्रदान करें। अगली है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है, शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं उनको प्राप्त करने में हेल्प करे। अगली है विद्यालय से समाज को निकट लाती है, विद्यालय से समाज जो है उसको निकट लाने का काम करेगी। समाज को सभ्यता एवं संस्कृति की शिक्षा देती है। आगे है प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का विकास करती है। बेटे इतनी बातें याद रखना, इसमें से 2 ही 3 अगर आपने लिख दिया बेहतरीन तरीके से तो आपका एग्जामिनर आपसे खुश होकर आपको आंसर देगा। अवलोकन प्रवृत्ति की सीमाएं क्या होती हैं? अवलोकन प्रवृत्ति की सीमाएं मैंने कहा कि देखा जाए, मैंने कहा कि अवलोकित किया जाए, देख करके घटनाओं को याद करके, यह होता है अवलोकन प्रवृत्ति। अब देखना अवलोकन प्रवृत्ति की सीमाएं, यदि अवलोकन विधि का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, अवलोकन विभिन्न प्रकार के व्यवहार, लेकिन इस विधि के दौरान संज्ञानात्मक घटना जो कोई घटनाएं होती हैं, जैसे दृष्टिकोण क्या है, आपकी मंशा क्या होगी, अपेक्षाएं क्या होंगी, इसके इरादे क्या होंगे, और वरीयताएं नहीं देखी जा सकती, इसमें वरीयता को स्थान नहीं दिया गया है। अवलोकन आमतौर पर कम अवधि के लिए होता है, अवलोकन कम समय के लिए होता है। अवलोकन का मतलब देखना, आप कितनी समय तक देखेंगे, कुछ ही समय के लिए होगा। कई दिनों कई हफ्तों की अवधि में व्यवहार पैटर्न देखना आमतौर पर बहुत महंगा होता है।
और बहुत मुश्किल भी। इस विधि में अच्छा श्रवण कौशल और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा प्रदान की गई जानकारी बहुत सीमित होती है। इस विधि के द्वारा जो जानकारी होती है वो बहुत सुंदर और बहुत ही बेहतरीन होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए है। किनके लिए बेटे, यह जो शिक्षा है यह उपचारात्मक शिक्षण पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होती है, जो पिछड़े हुए बालक हैं। और इसके साथ में इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को ज्ञात कर उनका निवारण किया जाना है। जो पिछड़े बालक हैं उनके बालकों के अंदर की जो शिक्षण की कमियां हैं उनको ज्ञात करके, इनके अंतर्गत कठिनाइयों को ज्ञात करके उनको बाहर निकालना है, इनका निवारण किया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण केवल कक्षा 2-3 के बच्चों के लिए होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव भी कई बार पूछा गया है शिक्षण के लिए। ठीक है भाई, अब जरा बात को समझो। उपचारात्मक शिक्षण केवल कक्षा 2 और 3 के विद्यार्थियों के लिए होती है ना, केवल 2 और 3 के विद्यार्थियों के लिए है। शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। भाषा से एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को हम इसके अंतर्गत दूर करते हैं। बेटे ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसलिए इनको समझ लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इनको पढ़ लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा मेरे बच्चों। ठीक है, ये 2 बातें इस सवाल में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखना, क्रियात्मक शोध के 4 क्षेत्र बताइए। क्रियात्मक शोध के 4 शोध बताएं। क्रियात्मक जो शोध है बेटे इनके 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं जरा हमें बताना। अगर मैं क्रियात्मक शोध की बात करूं क्वेश्चन नंबर 37 पर मैं पहुंच चुका हूं मेरे बच्चे। क्रियात्मक शोध की जब आप बात करते हो मेरे बच्चों, बात को समझो मेरे, है ना। क्रियात्मक शोध की जब मैं बात करूं, क्रियात्मक शोध के क्षेत्र में मुख्यतः शैक्षिक समस्याएं आती है। कितनी शैक्षिक समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं का उद्गम यानी कि उत्पन्न इनकी बर्थ, इनका जन्म परिस्थिति में पहचानी गई कठिनाई के आधार पर होता है। किस परिस्थिति में, अन्य परिस्थितियों में इनको पहचाना जाता है, अन्य परिस्थिति के द्वारा इनको पैदा किया जाता है। पहली जो होगी मेरे बच्चे, वह पहली होती है शिक्षण अधिगम संबंधी समस्या। पहली कौन सी होगी, शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या। दूसरी जो होती है बेटे उसे हम कहते हैं मूल्यांकन तथा परीक्षण संबंधी समस्याओं को सम्मिलित किया जाएगा, मूल्यांकन एवं परीक्षण संबंधी समस्या। तीसरी होती है मेरे बेटे, वह कौन है, पाठ्य सहगामी गतिविधि संबंधी से समस्याओं को सम्मिलित किया जाएगा। अगली है विद्यालय प्रबंधन तथा प्रशासन संबंधी समस्याओं को इसमें सम्मिलित करेंगे हम लोग। और अगली है मेरे बेटे कौन सी, विद्यालय प्रबंधन तथा प्रशासन संबंधी समस्याओं को इसमें हम सम्मिलित करते हैं। ये कुल मिलाकर के हमारी 5 समस्याएं हैं। इन 5 समस्याओं को आप समझ के अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर लिएगा, है ना। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, शैक्षिक नवाचार के महत्व को समझाएं। शैक्षिक नवाचार के महत्व की अगर मैं बात करूं तो इनके कई ढेर सारे इंपॉर्टेंस हैं। शैक्षिक नवाचार के महत्व को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इनके निम्नलिखित रूप कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चों, बात को समझो। इनके निम्नलिखित रूप कौन कौन से हैं। पहला है हमारा नवाचार के द्वारा शैक्षिक संरचनाओं तथा अंतर्वस्तु। पहला है हमारा शैक्षिक नवाचार के द्वारा शैक्षिक संरचनाओं तथा अंतर्वस्तु का नवीनीकरण किया जाना, यानी कि और बेहतरीन बनाना। दूसरा है शैक्षिक नवाचार का महत्व शिक्षा में उपयोगी तथा गुणात्मक उन्नति करने में, गुणात्मक यानी कि गुण, क्वालिटी की बात करें, गुणात्मक उन्नति करने में होता है। यह विकासशील भारत की प्रगति में सहायता करेगी, है ना। यह विकासशील भारत की प्रगति में क्या करेगी बच्चे, सहायता करती है। दूसरा हो गया। तीसरे की बात करूं बेटे, शैक्षिक व्यवस्था और उनकी कार्यप्रणाली को जीवंत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे है शिक्षा को दिशा बोध कराने में नवाचार महत्वपूर्ण प्रदान करती है ना। ये होगी हमारी चौथी। अगली है हमारी 5वीं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराने में शैक्षिक नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये है शैक्षिक नवाचार से संबंधित चीजें। और हमारी अगली है 6ठी, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर देने हैं। कोई भी किसी भी तरीके से पिछड़ा है, अगड़ा है, कोई मतलब नहीं। इसमें दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, पत्राचार शिक्षा, अनवरत शिक्षा आदि ऐसे लक्ष्यों को पाने में नवाचार क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39,
शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन के संबंध पर प्रकाश डालें। बात को समझना, इसका उत्तर कैसे लिखना है। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही व्यवहारिक संबंध है, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की महत्वपूर्ण अंग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अभाव में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप इसके अभाव में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप विकसित नहीं हो पाता है। शिक्षण के द्वारा छात्रों को अधिगम कराया जाता है। शिक्षण के द्वारा छात्रों को अधिगम का मतलब सिखाया जाता है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों के अधिगम की जांच होती है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के अधिगम की जांच की जाएगी और मूल्यांकन द्वारा यह पता लगाया जाता है कि छात्रों को प्रदान किया गया ज्ञान किस स्तर का है, किस लेवल का है। बात समझ में आई? आगे और आज के सेशन का हमारा अंतिम सवाल है मेरे बच्चों, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा और बार बार यह सवाल हमारी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आगे है प्रश्नों के प्रकार पर चर्चा करने। प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रश्न होगा, दूसरा औपचारिक प्रश्न होते हैं। जब प्रश्नकर्ता कुछ सूचना या जानकारी पाने के लिए प्रश्न पूछता है तो उसे प्राकृतिक कहते हैं। यानी कि अगर आपको कोई जानकारी के दृष्टि से अगर आप चाह रहे हैं तो आप पाइएगा कि यह हमारा प्रश्न कैसा होगा, या हमारा प्रश्न प्राकृतिक होगा। जब आपको उसका उत्तर पता है तो यह प्राकृतिक ना होकर के बल्कि कैसा होगा, यह हमारा औपचारिक प्रश्न हो जाएगा। जब प्रश्नों के उत्तर जानता है और सूचनाएं उसे ज्ञात हैं तो फिर ऐसी जानकारी निकालने के लिए पूछे गए प्रश्न औपचारिक प्रश्न कहलाते हैं। कक्षा में इसी ही प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से भी विभाजित किया जा सकता है। एक तो प्रश्न होंगे हमारे अति लघु उत्तरीय सवाल, दूसरा होता है पूर्ति प्रश्न, तीसरा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, आगे होगा चयन प्रश्न और आगे होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। इस टाइप से हमारे 2024 के सवालों में यह सवाल था। आपने देखा कि शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे ही चीजें अगर बेहतरीन प्रतिदिन चाहिए तो प्रतिदिन हमारी इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हम प्रतिदिन जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उन सभी सवालों को लेकर के आएंगे आपके पास तक। तो दीजिएगा हमें इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे अगले नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आप सभी विद्यार्थी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। हमारे इस चैनल से अवश्य जुड़ें ताकि आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कार्य किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।